नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टर विद गोपी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी और कक्षा 9 के छात्रों के लिए और जो कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका यानी सेल के बारे में। तो आज हम सेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका होती क्या है, यानी कोशिका यानी सेल, ये होता क्या है। तो दोस्तों, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का छोटे से छोटा संगठित रूप है। कोशिका के अंदर वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम जीवन कहते हैं। दोस्तों, जैसे आप सबने मिठाई तो सब लोग दीपावली पे खाई होगी। अब मिठाई किससे बनती है? दूध से बनती है ना। अब दूध के एक बूंद में वो सभी गुण होंगे जो मिठाई के अंदर गुण होंगे, क्योंकि दूध की एक बूंद से ही पूरी मिठाई बनके तैयार हुई है, बूंद बूंद मिलके तैयार हुई है। और जब हम एक बूंद को अगर कोशिका मान लें, एक बूंद दूध की, और दो से अधिक कई बूंदें मिल जाएं तो उन्हें हम ऊतक मान सकते हैं। जो हम ऊतक आगे टिश्यूज आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम दूध की एक बूंद को अगर एक कोशिका मान लें तो दूध की एक बूंद के अंदर वो सभी गुण होंगे जो एक मिठाई यानी हमारे शरीर के अंदर होंगे। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी जिनमें एक ही कोशिका होती है, उनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका होती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मनुष्य होता है, जंतु होते हैं, उनमें सब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे पाचन की कोशिका अलग होती है, उसका काम होता है पाचन। उत्सर्जन की अलग होती है, श्वसन की अलग, सांस लेने के लिए अलग होती है। मतलब हर एक कोशिका के लिए एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर वर्क होता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। अगर हम आपको सरल भाषा में अगर समझाएं तो कोशिका जैसे एक ईंट और दूसरी ईंट मिला के एक दीवार बनती है। कई ईंटें मिला के दीवार बनती हैं, और जब चार दीवारें मिल जाती हैं तो एक कमरा बन जाता है। और जब कमरा बन जाता है तो दो से ज़्यादा कमरे क्या बनते हैं? मकान। उसी तरीके जैसे हमारी कोशिका शरीर में होती है, और जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो हमारे क्या बनता है? ऊतक, टिश्यूज। और जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग बन जाता है। जैसे मान लो दोस्तों, हमारी वहाँ मसल में जो मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो जब कई टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी जैसे जो हम बॉडी दिखाते हैं, वो हमारी उसका निर्माण हो जाता है, यानी अंग बन जाता है। और जब कई अंग शरीर में मिल जाते हैं, जैसे टांग है, पैर है, मुंह है, आँख है, तो क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। तो अब दोस्तों, हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है। हमने जैसा अभी आपको बताया था, हर कोशिका का अपना अलग कार्य होता है, और उसी के अनुरूप उनका आकार भी होता है। जिसका जैसा कोशिका का काम होता है वैसा ही उसका साइज होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। जैसे जो अमीबा है, जो एक कोशिकीय है, उसका अपना आकार बदलता रहता है, लेकिन कुछ का आकार स्थिर होता है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की कोशिका, यानी कि जो हमारे दिमाग तंत्रिका की कोशिका, इनका आकार स्थिर होता है। इसीलिए दोस्तों ये बदलती नहीं है, इनका आकार बदलता नहीं, इनका विभाजन भी जल्दी नहीं होता है। इसीलिए जब हमारी याददाश्त चली जाती है तो दोबारा जल्दी लौटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नई कोशिकाएं जन्म नहीं लेती हैं। प्रत्येक कोशिका, जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य, यानी कुछ पर्टिकुलर विशेष कार्य करने की क्षमताएं होती हैं। जैसे किसी मूवी में हीरो का अपना एक अलग कार्य होता है, विलन का अपना अलग एक कार्य होता है, वैसे ही अपने जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनके अपने अपने अलग कार्य होते हैं। जैसे हमारे जो लीवर की कोशिका है, उसका अपना अलग काम है, वो अपना अलग काम करेगी। जैसे हमारे
जो तंत्रिका की कोशिका यानी हमारे नर्वस सिस्टम दिमाग की कोशिका है उसका अपना अलग काम होगा। जो हमारे श्वसन की सांस लेने की कोशिकाएं हैं उनका अलग काम होगा। अब जैसे ये समझते हैं जैसे मनुष्य के प्रत्येक अंग का अलग अलग जैसे काम होता है, जैसे बाहों का काम कुछ अलग होता है, आंखों का काम देखना होता है, कानों का सुनना होता है वैसे, या हृदय का काम खून को पंप करना है, आमाशय का खाने का पाचन करना है। उसी प्रकार कोशिका के भी अंग होते हैं, इनका भी अपना विशिष्ट कार्य होता है। अब दोस्तों कोशिका के अंदर भी कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंदर भी कोशिका जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अब एक बात हम समझ लेते हैं, कोशिका का अध्ययन जो होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हम जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी, वैसे ही कोशिका के जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। लेकिन जो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था। जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो मृत कोशिका थी, 1665 में जो देखी थी, जिसकी खोज हुई थी। लेकिन जब सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी वो ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। इस प्रकार कोशिका का सिद्धांत ये कहता है कि सभी पौधे व जीव कोशिका के बने हैं। ये तो सच है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सभी पौधे जीव कोशिका के बनते हैं। और कोशिका जीवन की मूल इकाई है, बिल्कुल मूल इकाई है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ, जब कोशिका ही नहीं होगी तो टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, जब टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो अंग नहीं बनेंगे, जब अंग नहीं बनेंगे तो शरीर भी नहीं होगा। और सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिका से बनती हैं। हमने आपको बताया था कोशिका विभाजन, जब बताया जब सभी कोशिकाएं, जब हमारे जो शरीर में कोशिकाएं हैं जब वो विखंडित हो जाती हैं यानी विभाजित हो जाकर दो, एक से दो में बट जाती हैं और एक नई कोशिका का जन्म हो जाता है। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिन आकार में छोटी होती हैं और इनका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। और इनमें कोशिका का जो केंद्रीय भाग है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है और इनमें केंद्रक भी नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है और इसमें हमेशा से एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीवाणु यानी जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब समझते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हम मनुष्यों में पाई जाती हैं। आकार में बड़ी होती हैं, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर होती हैं और इनका केंद्रीय भाग है न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है और इनमें हम केंद्रक भी होता है। जैसा कि हमने बताया मनुष्यों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक होता है और इसमें जो झिल्ली द्वारा कोशिका के अंग हैं वो अंग घिरे रहते हैं झिल्ली द्वारा और ये सब बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। अगला हम चलते हैं कोशिका के, हम पहले भाग जान लेते हैं। कोशिका के भाग, कोशिका किन किन चीज़ों से मिली है, बनी है। जैसे हमारी बर्फ़ी है चीनी, दूध और बादाम, इन चीज़ों से मिलकर बनती है, वैसे ही कोशिका भी 3 भागों से मिलकर बनी है। पहली है प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। इन 3 चीज़ों से मिलकर कोशिका हमारी बनती है। और सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज है 15 सेंटीमीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर चौड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा है जिसका साइज है 0.1 एंगस्ट्रम, बहुत ही छोटा, हम देख भी नहीं सकते। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। प्लाज्मा झिल्ली समझेंगे, ये देखिए आप जैसा चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? ये कोशिका है जो हमारी, उसकी जो बाहरी परत होती है वो है प्लाज्मा, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इसका जो कोशिका के जो घटक हैं उनको बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। जैसे आप इस तरह से मान सकते हैं, जैसे हमारे शरीर पे कपड़ों को अगर हम झिल्ली मान लें और अपने शरीर को कोशिका मान लें तो कपड़ों का काम क्या होता है कि हमको बाहर से सर्दी से बचाना, धूप से बचाना। वैसे ही जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका की बाहरी परत को सुरक्षित रखती है, पर्यावरण से अलग रखती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है और प्लाज्मा झिल्ली का अपना मतलब कंट्रोल होता है, वो जिसे चाहें उसको उन पदार्थों को अंदर शरीर के जाने देगी और जो नहीं चाहेंगे उनको नहीं जाने देगी। कुछ की गति को रोक भी देती है।
इसीलिए इसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये जिस भी चीज़ को चाहे उसे कोशिका के अंदर जाने देगी, जिसको नहीं अगर मन नहीं है तो नहीं जाने देगी। इसलिए इसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी आर पार आने जाने के लिए। अब समझते हैं कोशिका भित्ति। ये दोस्तों लेकिन सबसे पहले ही समझते हैं, ये कोशिका जो भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और ये बहुत ही सख्त होती है, मजबूत होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इसके कार्य जो हैं वो हैं कोशिका को संरचना प्रदान करना, यानी कोशिका की रचना करना, और कोशिका को मजबूती देना, और ये अणुओं को आर पार जाने देती है। कोशिका भित्ति है वो अणुओं को आर पार जाने देती है। तो याद रखना दोस्तों, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, लेकिन उनमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है कोशिका भित्ति की जगह पर। अब समझते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। दोस्तों ये कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो दोस्तों केंद्रक होता है वो कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, वो सभी चीज़ों को नियंत्रित कंट्रोल करता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्र होता है। दोस्तों जैसा कि ये आप लाल लाल जो पार्ट देख रहे हैं कोशिका के अंदर, ये केंद्रक होता है। और ये हर चीज़ जो भी क्रिया होती है कोशिका के अंदर, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जो भी होती है उसको ये कंट्रोल करता है। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके हम कार्य समझ लेते हैं। तो केंद्रक का कार्य मुख्य ये है कि यह कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रित करता है। हमने जैसा कि आपको बताया था, ये सब क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और केंद्रक में क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे होते हैं। जैसा दोस्तों ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो धागे हैं देख रहे हैं आप, और ये डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के, जिसका काम होता है अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। दोस्तों जो केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जो धागे होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं, इनका काम होता है अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना। जैसे कुछ दोस्तों आपने सुना होगा अनुवांशिक रोग जो माता पिता से बच्चों को मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? वो ये डीएनए इनको जो इनका काम है कि सूचना देना। जो नई कोशिका होती है, यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसको, मतलब उन कोशिकाओं को ये उसका काम है मतलब ट्रांसफ़र करना, ये सोचना कि भाई इसको, इसके पिता माता को ये बीमारी थी तो इसको भी ये बीमारी होनी चाहिए, तभी बच्चों में भी बीमारी आ जाती है। उनका काम यही करते हैं। अब हम समझते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है। हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको अभी पीछे समझाया था। तथा तरल होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी में कोशिका के बहुत जो अंग होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, कोशिका झिल्ली, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। और प्रत्येक कोशिका अंग का विशिष्ट कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग होता है, गाल्जी काय का अलग होता है, हरितलवक का अलग होता है। इसे मतलब सबके अलग अलग कार्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% और अन्य दूसरे पदार्थ भी होते हैं। अब कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? कोशिका के भी अपने कुछ अंग हैं, जैसे गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, रिक्तक। चलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाल्जी काय। दोस्तों गाल्जी काय होती है ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह है। ये देखिए दोस्तों, चपटी बैग, देखिए बैग के जैसे नहीं बैग रखे हैं ये समांतर क्रम में, उसी के अनुसार ये समूह है इनका। और ये एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी हुई रहती हैं, देखिए समांतर क्रम में रखी हुई हैं। और इनकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी के आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी को छोड़कर सभी में पाई जाती हैं। और गाल्जी काय के कार्य क्या होते हैं? इनका कार्य क्या होता है? लिपिड बनाना होता है। और ये स्वभाव से स्त्रवी होता है। ये मेलानिन संश्लेषण में भी सहायता करता है। और ये अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन और लिपिड का जो मतलब मिश्रण है गाल्जी काय में ही किया जाता है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है।
अब दोस्तों जैसे हमारे शरीर में कोई पार्ट अगर थक जाता है तो उसका जो जो उसको प्रोटीन भेजने का काम कौन करता है, वो गोल्जी का ही करता है। अब जैसे अभी बोल आपके सामने हम बोल के वीडियो बना रहे हैं, तो अब हमारी जीभ थक रही होगी, तो इसको प्रोटीन कहाँ से मिलती है। अब जैसे हम अभी लेटे हुए हैं, तो जैसे हमारे जो और अंग हैं जो अभी रेस्ट मतलब रिलैक्स की अवस्था में, वहाँ से ये गोल्जी का प्रोटीन उठाता है। कहता है जैसे टांगों से उठाता है, उनसे कहता है तुम्हें टांगों की कोशिकाओं से लेता है। जैसे वो बोलता है कि तुम्हें अभी इसकी प्रोटीन की ज़रूरत है नहीं, कि तुम अभी रेस्ट कर रहे हो, चलो जीभ को मुंह को दे देते हैं, वो अभी ज़्यादा काम कर रहा है। तो वहाँ से उठा के प्रोटीन देने का काम कौन करता है, गोल्जी का ही करता है। और ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। तो ये गोल्जी का के कार्य होते हैं। इसका काम सिर्फ यही है कि इधर से प्रोटीन उठाना और जिस कोशिका को जरूरत है उसको दे देना। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे गोलाकार, ये देखिए जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर, गोलाकार, मुद्दाकार, तंतुमय, कणिकामय, छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये रचनाएं हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, और इनका माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने 1897 में दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1.5 म्यू से 4 म्यू तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रचना होती है, जीवित रचना होती है। देखिए जैसे दोस्तों ये येलो कलर का जो भाग है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो ग्रीन ग्रीन जो है वो जो घिरा हुआ है, ये जो दोहरी झिल्ली है। दोहरी झिल्ली यानी कि ये सब मान लो इसके अंदर रखा है, ये जो हरा हरा पार्ट है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रखा है। ये जो बाहरी जो पार्ट है हरा हरा, ये इसका मतलब झिल्ली है, और इससे इस घिरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपसी श्वसन द्वारा क्रिया संपन्न होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं तथा पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली रचनाएं हैं, और इसीलिए हमने पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जो भी हम खाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही उन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण किसी चीज़ का होता है तो सिंपल सी बात है उसमें ऊर्जा भी निकलेगी। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा जल का भी निर्माण होता है। अब हम समझते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के कोशिका के द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत सी छोटी छोटी कणों के समान रचनाएं राइबोसोम कहलाती हैं। जो कोशिका द्रव्य में अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे, बहुत सी छोटी छोटी कण होते हैं, वो उन्हें राइबोसोम कहते हैं। और इसके अतिरिक्त राइबोसोम कोशिका के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव्य में और हरित लवक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या है दोस्तों, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन भी बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम एक संदेश धारक राइबो न्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रम के अनुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेश वाहक आरएनए अणुओं के साथ रहते हैं। इस कारण राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, लिपिड की क्रियाओं को भी सहायता करता है। राइबोसोम की खोज 1955 में रोमानिया के वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेंट के द्वारा की गई थी। राइबोसोम के कार्य देखिए दोस्तों, अब आप इस चित्र से समझ सकते हैं राइबोसोम। ये देख रहे हो जो गोल गोल गेंदें से रखी हैं, ये अमीनो एसिड है, और ये वाली पट्टी है जो ये आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो पार्ट है वो क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन बनाना, और उसके साथ ही राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। अब प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है,
ये तो पता ही होगा आपको। अतः अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य राइबोसोम करता है। ये देखिए दोस्तों, अमीनो अम्ल ये रखा, ये गेंद रखी हैं, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये देखिए, ये जो राइबोसोम है, ये हरा हरा पार्ट, इनको जोड़ने का काम आरएनए से कौन करता है? राइबोसोम ही तो कर रहा है। राइबोसोम कोशिका में कोशिका द्रव्य और कोशिका के अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो राइबोसोम होता है वो कोशिका में जो कोशिका का द्रव्य है और कोशिका के अंग हैं उनके बीच मतलब यही मतलब समन्वय यानी कि मैं एग्री मतलब क्या बोलते हैं, मतलब समन्वय यानी समझौता करा के रखता है। ये अनुवांशिक पदार्थों यानी मतलब जैसे डीएनए आरएनए है के संकेत को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करता है। ये जो आरएनए, ये आरएनए है, इसमें जो संकेत देता है प्रोटीन बनाने का। अगला है हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका ये भी कोशिका के अंदर पाई जाती है। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी ईआर कोशिका के अंदर यह कोशिकांग झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक विशाल तंत्र होता है। ये देखिए बैग ये नलिकाएं हैं जो, ये देखिए, और ये लंबी नलिकाएं तथा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे बैग थैले रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इनकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है, यानी कि आपने अभी प्लाज्मा झिल्ली देखी होगी, उसी की तरह इनकी कुछ आपको फिगर मिलता हुआ दिखाई देगा, सेम टू सेम। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी और जिन पर राइबोसोम लगे रहते हैं, जिन पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। और दूसरी होती है चिकनी, यह वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम है, आप देख सकते हो। और इन जो जो बैग्स, इनके जो बीच में जगह है, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी, ध्यान रखना दोस्तों। अब अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का संश्लेषित किया जाता है। किस पर किया जाता है? अंतर्द्रव्यी जालिका पर। इस पर विटामिन ए से रेटिना के बड़कों का निर्माण होता है। ये लिपिड यानी वसा का संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन्स में भाग लेता है। ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम की सहायता से अंतर्द्रव्यी जालिका अविषालु पदार्थ की विशालता को कम किया जाता है। पौधों में SCR सिप्सोरोमोसोमे का निर्माण करती है। तो आप समझ गए होंगे अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य भी। तो हमारी आपको ये चैप्टर कोशिका कैसा लगा हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे इसका अगला भाग, ऊतक यानी टिश्यूज़। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।